क्लासरूम में। किशन जी, निधि, प्रियंका, हाँ कई दिन के बाद मुलाकात हो रही है आज आपसे, है ना। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, बहुत सपोर्ट करा आपने 3-4 दिन। बहुत अच्छे से आप लोगों ने अपनी पढ़ाई करी होगी, मेरी तो यही आशा है। किए कि नहीं पहले बताओ, ठीक है। और सही से पढ़ा होगा आपने, चीज़ों को पढ़ा है कि नहीं, तो सब बताओ। मुस्कान जी, क्या किया आपने छुट्टियों में? अब तो रेगुलर होंगी क्लासेस, संडे टू संडे। अब तो एक आध संडे में भी रखते हैं, यानी कि जैसे आज रखी है नेक्स्ट संडे में, तभी भरपाई हो पाएंगी चीज़ों की, है ना। बाकी 1 से 3 रेगुलर रहेगी ही, रोज 1 से 3 ही रहेगी। ओके, पढ़ाई करिए। क्या पढ़ा है? एक क्वेश्चन लिख के देना है कल आपको, होमवर्क ही ले लो पहले, होमवर्क ले लो पहले, ठीक है। वो मैं कराऊंगी नहीं, आप खुद करके रखना उसको। ऐसा हो गया पढ़ाना टाइप का, मतलब ऐसे लग रहा है अजीब सा। रोहित जी बताइए, क्या पढ़ा है आप सभी ने? अपने अपने टॉपिक बताए, ऐसे काम थोड़ा चलेगा कि पढ़ा है। क्या पढ़ा है, पढ़ा क्या है वो बताना है आपको। 11 दिसंबर 22 जी। होमवर्क ले लें सबसे पहले, गृह कार्य। मैम आंसर राइटिंग उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है जितना जरूरी है। किशन जी बिल्कुल, और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मनोरमा जी आप बताएं, आप कैसे? मैं तो कल से, जब से आई हूँ, मैंने कल आपका भी लगवाया था क्लास, मतलब आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मैंने उस पे लिया ना एप्लीकेशन पे। मैं 2 बजे, हमारी मतलब ट्रेन आई 2 बजे यहाँ पहुंची, और 5 बजे आई वॉज इन ऑफिस। तो आप समझ सकते हैं थकावट का स्तर। पर कोई बात नहीं, 2 बजे से मैंने एक क्लास ली थी, 5 बजे से, 5 से, और फिर उसके बाद में, अच्छा, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया है, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पर एक सवाल लिखना है आपको सभी को। भक्ति काल के पतन या अवसान के कारणों का उल्लेख करें। भक्ति काल के पतन या अवसान के कारणों का उल्लेख करें, लिख देंगे। विशाल जी ने सूरदास तुलसीदास जी का रिवीजन, बहुत बढ़िया। मुस्कान ने, और बच्चों ने, और ने क्या किया, और ने क्या लिखा? और ने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ नहीं लिखा, छुट्टी मारी खूब सारी। छुट्टी मार ली बहुत सारी। चलो बताओ, लिख लोगे? लिख लोगे इसको? नहीं लिख पाओगे तो मैं लिखवा दूंगी क्लास में, पर तुम्हें लिखना है। भक्ति काल के पतन या अवसान के कारणों का उल्लेख करें, और भेजना भी है मुझे, मुझे भेजना भी है आप लोग को। ये भेज दोगे? लिख लोगे? जी बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून। शिवानी, क्या किया आपने हॉलीडेज में, बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको लिखना है, इस क्वेश्चन को लिखना है। कैसे भेजे मुझे? यहां पर मोनिका .example@gmail.com। नोट कर लिया? रिवीजन किया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भेजना है मुझे। मैं इसका फिर मॉडल आंसर आपको लिखवा दूं। मॉडल आंसर, क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन समझे? विशाल, मनोरमा, रेणु और मुस्कान, क्वेश्चन समझे हो या नहीं समझे हो?
ठीक है विशाल। इसीलिए दिया है कि नोट्स में नहीं पढ़ा है, इसीलिए दिया है नोट्स में नहीं पढ़ा है। हेडिंग डालो रीतिकाल। रीतिकाल में जो रीति शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? रीतिकाल में काल माने तो समझ गए समय, काल माने तो समझ गए समय, तो रीति प्लस काल यानी समय। रीति का मतलब होता है परिपाटी, परिपाटी पद्धति। थैंक यू मनोरमा, आई ऑल्सो मिस्ड यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, यहाँ पर देखें, रीति का मतलब होता है परिपाटी या पद्धति और काल का मतलब होता है समय। अब यहाँ पर स्थिति दूसरी पैदा हो गई। अभी तक क्या चल रहा था, यहाँ पर दो दो आपको वो मिलेंगे रीतिकाल में, पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो सामंती व्यवस्था है, जो सामंती व्यवस्था है, अब वो सामंती व्यवस्था यहां तक आते आते उन्होंने सोचा कि ऐसा करें, कुछ शास्त्र वगैरह भी हमें पढ़ने चाहिए, कुछ शास्त्र वगैरह भी हमें क्या करने चाहिए, पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने डिसाइड करा कि अब हम कुछ ऐसे ग्रंथ वगैरह पढ़ें। तो इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए संस्कृत था, ये पहली बात तो संस्कृत के ग्रंथ थे। तो इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए इनके पास समय का अभाव था, समय का अभाव था। क्यों था समय का अभाव? क्योंकि ये जो सामंत थे, आप मान सकते हैं ये जो राजा थे, शासक थे, इन शासकों को तो समय ही नहीं था अपनी रानियों से टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक एक राजा कई कई रानियां लिए बैठा है, उसके रूप सौंदर्य आदि की प्रशंसा करवा रहा है बैठ के। तो इनके मन में आया कि हम ये पढ़ते हैं भाई संस्कृत के ग्रंथ। तो तभी इन्हें ये भी याद आया, यार कैसे पढ़े, हमारे पास तो समय नहीं है। तभी इनके पास इन्होंने कुछ जो दरबारी कवि हुआ करते थे, है ना, दरबारी कवि तो चलते ही रहे हैं बहुत दिन से, तो इन दरबारी कवियों की इन्होंने मदद लेना शुरू करा। और इन दरबारी कवियों ने इनको ब्रज में या फारसी भाषा में या अन्य किसी भी भाषा में इनको उनका मतलब उनको ट्रांसलेट करके को सुनाना शुरू करा। दूसरी अन्य बात क्या है कि इनके पास में जो रानियां थी, क्योंकि उस समय भी युद्ध हो रहे, युद्ध जैसे आदिकाल में युद्ध हो रहे हैं वैसे ही रीतिकाल में भी युद्ध है। आदिकाल में युद्ध जो है वीरता का प्रदर्शन करने, राज्य हड़पने, इसके लिए। पर यहाँ पर क्या है, जैसे आदिकाल में भी युद्ध हो रहे हैं, जाकी देखी सुंदर कन्या, वहीं उसी पे जाके शिकंजा कस लिया। यहाँ पर भी रानी बढ़ानी है, लोग जो है और लोग चाहिए। तो रानियों को प्राप्त करने के लिए युद्ध हो रहे हैं, जैसे वहां पे भी हो रहे हैं ना, हमने पढ़ा जायसी, पढ़ा ना आदिकाल में जायसी। तो वहां पर भी क्या है, वहां पर भी वो आदमी जो है युद्ध में लगा हुआ है, उसकी रानी सुंदर, उसको ले लो, उसकी बेटी, उसकी पृथ्वीराज देखा, उसकी अपनी भतीजी को लेके चला आया। तो इस तरीके से यहाँ पर भी युद्ध हो रहे हैं। पर अब इन्हें रानियों को ले आए हैं तो इनका मन भी बहलाना है। तो मन बहलाने के लिए क्या है, तो औरतों की एक बहुत खास बात होती है, हालांकि सभी की होती है, पर औरतों की एक खास बात होती है, उसके सामने उसकी प्रशंसा सी कर दो, एकदम खुश हो जाती है, कतई एकदम भावुक हो जाती है। नहीं,
तो यहाँ पर इन रानियों का मन बहलाने के लिए इनकी प्रशंसा अनिवार्य थी। प्रशंसा के लिए श्रृंगार रस एक अहम रस होता है, तो श्रृंगार रस की अधिकता इनकी कविताओं में अधिक पाई जाती है। आप यदि देखेंगे यहाँ पर बिहारी जैसे कवियों को, ठीक है, इसमें भी हम रीतिबद्ध और रीति मुक्त आदि चीजों को देखेंगे, तो बिहारी जैसे कवियों को देखेंगे तो वो यही कर रहे हैं बैठ के। यहाँ पर बहुत सारी कविताएं आपको मिलेंगी जो यौवन की हैं, जो श्रृंगार की हैं, जो मेकअप की हैं, जो है किसी की प्रशंसा की है, चाटुकारिताओं की हैं, ये सब कविताएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, अब ये जो रीतिकाल है, ऐसा नहीं कि कल तक भक्ति काल चल रहा था और आज सुबह ही उठे तो रीतिकाल शुरू हो गया। इसकी भी एक लंबी प्रक्रिया है, और इस लंबी प्रक्रिया के पैरेलल में, इस लंबी प्रक्रिया के समानांतर या पैरेलल में कहीं ना कहीं भक्ति काल भी चल ही रहा था, कहीं ना कहीं भक्ति काल भी चल ही रहा था। ठीक है, इस लंबी इसकी प्रक्रिया में भक्ति काल भी कहीं ना कहीं चल ही रहा था। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ रही है आप लोग को? ओके, चलो अब यहाँ पर लिखिए थोड़ा थोड़ा सा आप लोग रीतिकाल लिखे इसमें रीतिकाल, और नीचे लिखेंगे कि रीतिकाल दो शब्दों रीति प्लस काल, रीतिकाल दो शब्दों रीति जमा काल से मिलकर बना है। रीतिकाल दो शब्दों रीति जमा काल से मिलकर बना है, जिसमें रीति शब्द को लेकर, जिसमें रीति शब्द को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है, काफी मतभेद है। सब लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हो? जिसमें रीति शब्द को लेकर क्या है, काफी मतभेद है। यदि रामचंद्र शुक्ल या अन्य विद्वानों की माने, यदि रामचंद्र शुक्ल और अन्य कई विद्वानों की माने, तो उनके अनुसार रीतिकाल में रीति का अर्थ अनुकरण की पद्धति, रीति का अर्थ अनुकरण की पद्धति माना जा सकता है। अनुकरण की पद्धति माना जा सकता है। अनुकरण की पद्धति माना जा सकता है। रीति काव्य में, रीति काव्य के अंतर, रीति काव्य में कई प्रकार के नियमों
रीति काव्य में कई प्रकार के नियमों अथवा विशिष्ट पद्धति को ध्यान में रखकर काव्य की रचना की गई। रीति काव्य में कुछ नियमों एवं अथवा विशिष्ट पद्धति को ध्यान में रखकर काव्य की रचना की गई। नेक्स्ट लिखेंगे रीति काल के उदय के लिए रीति काल के उदय की पृष्ठभूमि, यानी आप देखिए कि जब भी कोई नया काव्य या एक नए युग की शुरुआत होगी, इसे लिखना नहीं है अभी, जब भी कोई नया काव्य या एक नए युग की शुरुआत होगी तो उसके पीछे कुछ ऐसा बैकग्राउंड रहा होगा, ठीक है, यानी वहां पर कुछ ऐसे आयाम रहे होंगे जिन आयामों के सहारे उस नए काव्य का कहने का ही मतलब है ये है कि इससे पहले कुछ ओल्ड जरूर था और वो ओल्ड क्यों पतन हो गया और इस नए की क्यों डिमांड हो गई। तो यही सब होता है बैकग्राउंड में, समझ रहे हैं, यही सब क्या होता है बैकग्राउंड में होता है। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, नए को लाने के लिए पुराने को खत्म करना होता है, समाप्त करना होता है, नगण्य करना। तो यहां पर भी इस तरीके की कुछ चीजें हुई होंगी। ये रीतिकाल कब आया? रीतिकाल आया जब मुगल सत्ता भारत के केंद्र में है। मुगल काल मुझे बताएं कि लंबा चला है, कब से कब तक चला है? कोई है बालक जो बता दे कब से कब तक चला है मुगल काल? तो इसमें लिखे कि रीतिकाल के उद्भव का समय वह समय है, रीतिकाल के उद्भव का समय वह समय है, लिखे, जब भारत में राजनीतिक सत्ता के रूप में मुगल, जब भारत में राजनीतिक सत्ता के रूप में राजनीतिक सत्ता के रूप में मुगल सत्ता केंद्र में है। देखो 1206 1707, बहुत बढ़िया पर्यंत। पर इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने कभी बाहरी जैसा बिहेव नहीं करा। अंग्रेज हमेशा बाहरी रहे, मुगल कभी बाहरी जैसे नहीं रहे, ठीक है।
मुगल था, लिख लिया, मुगलों की सत्ता थी। सत्ता के चरित्र में शोषण भी विद्यमान था। सत्ता के चरित्र में शोषण भी विद्यमान था। इस समय दो प्रकार की कविताएं मूल रूप से हो रही थी। इस समय दो प्रकार की कविताएं मूल रूप से हो रही थी। वीरता एवं श्रृंगार। वीरता एवं श्रृंगार लिख लिया। वीरता एवं श्रृंगार लिख लिया। दो प्रकार की कविता मूल रूप से हो रही थी, वीरता एवं श्रृंगार। लिखे आगे। ये दोनों प्रवृत्तियां आदिकाल में भी उपस्थित थी। साहित्य की ये दोनों प्रवृत्तियां, ऐसा लिखें, साहित्य की ये दोनों प्रवृत्तियां आदिकाल में, साहित्य की दोनों प्रवृत्तियां आदिकाल में भी उपस्थित थी। आदिकाल में भी उपस्थित थी। मुस्कान जल्दी लेंगे, सैटरडे को लेते हैं। आदिकाल में भी उपस्थित थी, उससे पहले भी देख लेंगे। परंतु आदिकाल में युद्धात्मक गतिविधियां अधिक थी। युद्धात्मक गतिविधियां अधिक थी। ठीक है विक्रम, अगर मुझे कोई मिल गए ना अभी बनाने वाले इवेंट, तो मैं आज शाम में ही ले लूंगी। ठीक है, संडे ना लोग कम आते हैं, मैं एक बार देख लेती हूँ क्लास के बाद में। आदिकाल में युद्धात्मक गतिविधियों की संख्या अधिक थी, जबकि रीतिकाल में छोटे छोटे राज्य या छोटे छोटे क्षेत्रों पर आधिपत्य के लिए युद्ध होते थे। छोटे छोटे क्षेत्रों पर आधिपत्य के लिए युद्ध होते थे, परंतु उनकी संख्या कम थी। अतः ठीक है गितेन, करते हैं। ओके, अगर आज मिल गए तो आज, नहीं तो कल शाम में ले लेंगे फिर। ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्रों में आधिपत्य के लिए युद्ध होते थे, है ना, परंतु उनकी संख्या कम थी। अतः साहित्य के केंद्र में श्रृंगार, रीतिकाल की एक अतः साहित्य के केंद्र में श्रृंगार रीतिकाल की एक लोकप्रिय प्रवृत्ति माना जा सकता है। अतः साहित्य के केंद्र में श्रृंगार
रीतिकाल की एक लोकप्रिय प्रवृत्ति माना जा सकता है। डन। आगे लिखेंगे, यदि यदि रीतिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि, यदि रीतिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि को देखा जाए, यदि रीतिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो यह भी एक सामंतवादी पृष्ठभूमि को आधार प्रदान करती है। तो यह भी एक सामंतवादी पृष्ठभूमि को आधार प्रदान करती है। इसमें भूमि का मालिक एक शासक होता था। इसमें भूमि का मालिक एक शासक होता था। या ऐसा लिखें, इसमें भूमि का मालिक एक उच्च वर्ग होता था, उच्च वर्ग होता था। एवं 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 कृषि किसान करता था। एवं कृषि कार्य किसान करता था। रीति का मतलब होता है मुस्कान। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो ये रीति नहीं है। अगर कोई कहे कि भाई लड़की की शादी से पहले लड़का उसके घर में आगे रहने लगे, तो कहते हैं रीति नहीं है, यानी कि हमारे यहाँ ऐसी पद्धति ही नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा परिचाल वही नहीं है, प्रचलन वही तो होता है। रीति जो पुराने समय से चला आ रहा है, उसका अनुकरण हम लोग करते चले आ रहे हैं, वही रीति यहाँ पर भी है। ठीक है, चलो। एवं कृषि कार्य किसान करता था, जिसका बहुत कट करवाती हूँ मैं, है ना, जिसका भूमि पर कोई मालिकाना हक नहीं होता था। एवं कृषि कार्य किसान करता था, जिसका भूमि पर कोई मालिकाना हक नहीं होता था। जिसका भूमि पर कोई मालिकाना हक नहीं होता था। लिख लिया? इस प्रकार समाज में एक शोषक तथा एक शोषित वर्ग, एक शोषक एक शोषित वर्ग उपस्थित था। इस प्रकार समाज में एक शोषक एक शोषित वर्ग उपस्थित होता था। अतः एक वर्ग जो शोषण करता था, बिना परिश्रम के ही धन पाता था। धन पाता था, है ना। तो शोषण करता बैठे बैठे धन पाता था।
जो परिश्रम करता था वह शोषित रहता था, यानी उसको प्रताड़ित किया जाता था, बेचारे को शोषित रहता था। एक समय के बाद, एक समय पश्चात शोषक वर्ग को अब भाई खाली बैठा है, कुछ तो सूझेगा। एक समय के पश्चात शोषक वर्ग को एक समय के पश्चात शोषक वर्ग के अंदर रुचियों यानी कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। एक समय पश्चात शोषक वर्ग के अंदर रुचियों का विकास हुआ, हॉबीज जगाई, क्या करें, विकास हुआ। अब ये शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते, शास्त्रों का अध्ययन करना, शोषक वर्ग के अंदर शास्त्रों के अध्ययन करने की इच्छा जागृत हुई। ठीक है, अब ये शास्त्रों का अध्ययन करना चाहता था, लिख रहे हो, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहता था। इसके लिए इस वर्ग ने विकल्पों की खोज की कि कहां से ये किया जाए, विकल्पों की खोज की। यदि पहला विकल्प क्या था, खोज की, पहला विकल्प कि ये स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों का पठन पाठन करें। दूसरा, कुछ दरबारी कवियों को ये कार्य सौंप दे, ये कार्यभार सौंप दे। यही दो विकल्प थे। पहले विकल्प हेतु इतना दिमाग भी नहीं था और इतना पेशेंस भी नहीं था कि बैठ के वेद पढ़े बैठ के। पहले विकल्प हेतु न ही तो इस वर्ग के पास इतना समय था या धैर्य था, वर्ग के पास बुद्धि थी, न ही इतना धैर्य, न ही इतना धैर्य। अतः इन्होंने ये कार्य दरबारी कवियों को सौंप दिया। अतः इन्होंने ये कार्य दरबारी कवियों को सौंप दिया कि शास्त्र पढ़ने की रुचि का दायित्व ये संभाले। शास्त्रों को पढ़ो भैया, तुम हमारे सामने बैठो, ठीक है। ए भाई लिख लो इसको जल्दी से। डन।
डन। आगे लिखिए। नोटेड। उन्हें सौंप दिया दायित्व। चलिए लिखिए आगे। ऐसी स्थिति में रीतिकाल के कवियों ने ऐसी स्थिति में रीतिकाल के कवियों ने पहले संस्कृत के काव्यों को पहले ऐसी स्थिति में रीतिकाल के कवियों ने पहले संस्कृत तथा अन्य काव्य ग्रंथों को, संस्कृत तथा जैसे फारसी वगैरह भी पढ़े हैं ना, अन्य काव्य ग्रंथों को पढ़ा। उसके उपरांत उनका ब्रज भाषा तथा अवधि आदि में, ब्रज भाषा तथा अवधि आदि में रूपांतरण किया। ब्रज भाषा तथा अवधि आदि में रूपांतरण किया तथा या एवं काव्य के सिद्धांतों या लक्षणों को, एवं काव्य के सिद्धांतों तथा लक्षणों को शासकों को समझाने के लिए, शासकों को समझाने के लिए समझाने के लिए उदाहरण में कुछ कविताएं लिखी। उदाहरण में कुछ कविताएं लिखी जिसे लक्षण ग्रंथ परंपरा के नाम से जाना गया। मतलब जो लिखा, अब लिखा हुआ इतना कहाँ समझ में आ रहा था उनके, तो राजा पहले राजा को मूर्ख कहा जाता था। बहुत कम ऐसे शासक हुए जो वास्तव में बुद्धि से काम करते थे। वो क्या करते थे, रानियां पड़ी हैं, अपना अलग अलग रानियों के लिए वो बना रखे हैं घर हरम, उसमें कभी कोई आप लोगों को पता है, मतलब इतना इनसिक्योरिटी फील होती थी इन लोगों को, राजाओं को, कि जो किन्नर होते हैं जब ये कहीं युद्ध में जाया करते किन्नरों को छोड़ जाया करते थे अपनी रानियों के पास कि तुम्हारा मन भी बहला रहेगा और तुम कुछ चीटिंग भी नहीं करो कम से कम। देखो इतने बावले से होते। ठीक है। दूसरा, राजा चले जाते थे कहीं कहीं उसके लिए, और कहीं कहीं रानियां हैं, राजाओं की दिन रात सब डिवाइड है, कितने घंटे कौन कैसे कहाँ। ठीक है। और अगली बात, ताश खेल रहे हैं, कुत्ते खिला रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, रानियों के साथ खेल रहे हैं, काम धाम कुछ नहीं, इनके काम करते थे मंत्री। ठीक। अब बिठा लिए, दरबार सजा ली, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे ही थे, खूब लुटाया पिटाया, बस ज्यादा वंशानुगत थी ये चीजें। तभी ना दिमाग लगा के हमने निर्वाचन और इलेक्शन आए हैं ना ये। तो वंशानुगत रहेगा तो भाई जरूरी थोड़ी ये सब इतने ज्ञानी है। एक व्यक्ति था जिसने लिया था बुद्धि करके इससे उससे, अब उसकी अगली पीढ़ी सारी बेवकूफों की पैदा हो गई, तो कैसे काम चलेगा बेवकूफियत के चलते, है ना। तो इस करके क्या था कि वंशानुगत न रह करके आगे फिर बाद में इलेक्शन निर्वाचन ये सब किया गया। तो यहाँ पर इन्होंने इतनी भी दिमाग नहीं है कि जो लिखा हुआ ब्रज भाषा में समझा रहे हो उसे समझ लें। फिर कहा कि नहीं भाई ये नहीं समझ आ रहा, सीधी भाषा में समझाओ तुम हमें, आम बोलचाल में। फिर कवियों ने बेचारों ने कविताएं लिखी कि लो भैया तुम कविताओं के माध्यम से समझ लो, है ना। चलो दिमाग तुम्हारे में है ही नहीं बुद्धि, तुम कविताएं समझ लो। तो ये जो कविताओं के उदाहरण दे देकर उन्होंने समझाया उसको कहा गया लक्षण ग्रंथ परंपरा। लिख लोगे, लक्षण ग्रंथ परंपरा, जिसे लक्षण ग्रंथ परंपरा के नाम से जाना जाता है। आगे लिखेंगे आगे।
रीति काल में फारसी कविताओं का प्रभाव भी देखा जाता है। रीतिकाल में फारसी कविताओं का प्रभाव भी देखा जाता है। फारसी कविताओं की मुख्य विशेषता या मुख्य लक्षण यह है कि फारसी कविताओं का मुख्य लक्षण यह है कि इसमें प्रेम के विरह पक्ष, विरह समझ रहे हो क्या होता है, जो गोपियों को हुआ था कृष्ण से तड़प बिछुड़ने पर, जो प्रेम के विरह पक्ष को दर्शाता है। जो प्रेम के विरह पक्ष को दर्शाता है। साथ ही फारसी काव्य में शायरी भी तो वही होती है ना, दर्द भरी, शीशी भरी गुलाब की पत्थर से फोड़ दो, जो भी डॉट 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 तुम्हारी याद में जीना छोड़ दो। नहीं तो क्या है शायरी? तो ये शायरी जो होती है मुक्तक होती है। मुक्तक समझ रहे हो? प्रबंध और मुक्तक दो चीजें बताई थी मैंने, याद आया? शायरी क्या होती है? मुक्तक होती है। मुक्तक काव्य। एक हमने बताया था आपको प्रबंध काव्य। ये क्या था? एक लाइन या पैरा जो भी है अटैच रहता है पिछले के साथ, अटैच। ये क्या है? सब भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न, इसलिए क्योंकि इस पे फारसी का प्रभाव। और फारसी क्या होता है? फारसी होता है मुक्तक। तो भाई हमारा रीति काव्य में मुक्तक भी दिखता है। यहाँ पर लिखे इसमें कि रीतिकाल में काव्य पर शायरी की प्रमुख परंपरा भी दिखाई देती है। शायरी की प्रमुख परंपरा भी दिखाई देती है, जिसके कारण रीतिकाल की कविताएं, मुक्तक में लिखी गई हैं। अब रीतिकाल का जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो समय रहे होंगे ना। अब ये जो उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध का मतलब होता है, ये तो है बिफोर मतलब 50, और ये है बाद के जो 50 ईयर्स हुए है ना, या बाद का जो समय हुआ। मान लिया कि 100 साल का था पूरा रीतिकाल फॉर एग्जाम्पल, 60 का तो 30 ऐसे। तो बाद के समय में क्या हुआ? इसके उत्तरार्ध में यहाँ पर मुगल सत्ता टूट रही है, अंग्रेज भी तो घुस गए थे ना आके यहाँ पर 17वीं शताब्दी में। नहीं तो मुगल सत्ता टूट रही है, यहाँ पर अंग्रेजों ने भी ले लिया था। फिर कुछ ऐसे राजा भी हुए जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, शिवाजी वगैरह, सॉरी मुगलों के नहीं, जैसे आपके महाराणा प्रताप, ठीक। तो ऐसे राजाओं के लिए भी कुछ लिखी गई कविताएं। तो लिखे इसमें कि रीतिकाल के उत्तरार्ध का समय
रीतिकाल के, भाई जिसका जूम नहीं जुड़ेगा यार हम बता देंगे उसको, या आपस में नंबर वंबर ले लो, वो बता देगा कविता जी, ठीक है, वहां पर बता देंगे आपको बच्चे कैसे जुड़ना है, कैसे कैसे करना है चीजों को, ठीक है, परेशान मत होइए आप। लिखिए इसमें, रीतिकाल के उत्तरार्ध का समय देश की केंद्रीय सत्ता देश की केंद्रीय सत्ता मुगल सत्ता, देश की केंद्रीय सत्ता या देश की केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित, ऐसा लिखें, देश की केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित मुगल सत्ता के टूटने का समय था, मुगल सत्ता के टूटने का समय था। एक काव्यधारा ऐसी थी जो एक काव्यधारा ऐसी थी जो दरबारों में रहकर भी दरबारीपन से मुक्त थी, दरबारीपन से मुक्त थी। एक काव्यधारा ऐसी थी जो दरबारों में रहकर भी दरबारीपन से मुक्त थी, जिसे रीति मुक्त काव्य कहा गया, जो दरबारों में रहकर भी दरबारीपन से मुक्त थी, जिसे ऋतु मुक्त काव्य कहा गया। दूसरी काव्यधारा के अंतर्गत ऐसे शासकों के बारे में लिखा गया जो मुगल सत्ता के खिलाफ थे, जैसे छत्रसाल, शिवाजी। इसे क्या कहा गया? रीति इतर कहा गया। देखिए कि ऐसे उनके बारे में लिखा गया शासकों के जो मुगल सत्ता के खिलाफ थे, जैसे छत्रसाल तथा शिवाजी, आगे चले। अब लिखिए आगे, बहुत काटापिटी हो गई आप लोग की है, कोई बात नहीं, चलो आगे लिख लिया यहाँ तक।
लिखे रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन है। कितने प्रकार की जो है यहाँ पर रीतिकाल में काव्य रचनाएं हो रही हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर, एक को लिखेंगे रीतिबद्ध काव्य। ये क्या है इसके बारे में बताएंगे अभी। नाम से कुछ तो पता चल ही रहा होगा, रीतिबद्ध काव्य। यहाँ पर दो कवियों के नाम लिख लेंगे, केशव दास और पद्माकर। दूसरे आपके आ जाते हैं रीति सिद्ध कवि। इसमें बिहारी जी का नाम आएगा। नेक्स्ट आ जाते रीति मुक्त कवि। घनानंद जी। एक आ जाते हैं आपके रीति इतर, जो हमने देखा ना कि जिन्हें जो उसके खिलाफ चल रहा है, रीति इतर। काव्य, इसके अंदर दो चीजें आ जाएंगी, एक आ जाएगी दरबारी कविता और एक आ जाएगी गैर दरबारी। यानी दरबारों के बाहर भी कविताएं लिखी जा रही हैं, दरबारों के बाहर भी क्या लिखी जा रही हैं, कविताएं लिखी जा रही हैं। कट कम कराऊं, अरे अब तो नहीं कराया यार मैंने कट, अब कहाँ कराया भाई। ठीक है आगे कम कराऊंगी, अभी तो नहीं कराया ना, अभी कहाँ कराया। ये लिखो, लिख लो इस चीज। लिख लिया। नोटेड। चलो लिखो भाई, सबसे पहला रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य, रीतिबद्ध काव्य के अंदर लिखो, हेडिंग डालो, ये वाला जो सबसे पहला है केशव दास वाला। देखो बद्ध यानी जो रीतियों में बंद करके काव्य लिखवाता, रीतियों में जो रीति परिपाटी चली चली आ रही है उसी में लिखो रीतिबद्ध काव्य। रीतिकाल में राजाओं और सामंतों को, रीतिकाल में राजाओं और सामंतों को शास्त्र ज्ञान, रीतिकाल में राजाओं और सामंतों को शास्त्र ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना जिन कवियों ने की
जिन कवियों ने की, उन कवियों को रीतिबद्ध कवि, उन कवियों को रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। इन्होंने पहले संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के ग्रंथों को, संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के ग्रंथों को ब्रजभाषा में रूपांतरित किया, ब्रजभाषा में रूपांतरित किया एवं उसके बाद सरस एवं सरल समझे जाने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना की। आसान भाषा में समझाना था ना। लक्षण ग्रंथों की रचना की। अतः इन्हें भाई समझा रहे हैं तो आचार्य हो गए ना। अतः इन्हें आचार्य कवि की संज्ञा भी दी गई है। अतः इन्हें आचार्य कवि की संज्ञा भी दी गई है। खत्म हो गई कहानी है? अतः इन्हें आचार्य कवि की संज्ञा भी दी गई है। रीतिबद्ध कवियों में मुख्य रूप से भिकारीदास केशवदास चिंतामणि, देव तथा पद्माकर का नाम उल्लेखनीय है। लिख लिया। डन। उल्लेखनीय है। ओके चलो भाई। अगला रीति सिद्ध कवि। लिखे मानसिकता के स्तर पर इस काव्य धारा के कवि
मानसिकता के स्तर पर इस काव्य धारा के कवि रीतिबद्ध काव्य के जैसे ही हैं। मानसिकता के स्तर पर इस धारा के कवि रीतिबद्ध काव्य के अनुरूप ही रचना करते हैं, परंतु इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना न कर कविताओं की रचना की, जो मुख्य रूप से राजाओं की प्रशंसा पर आधारित है, जो मुख्य रूप से राजाओं की प्रशंसा पर आधारित है। बिहारी इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। बिहारी इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। लिख लिया? बिहारी इस काव्यधारा के प्रमुख कवि। कोई पूछे बिहारी कौन सी काव्यधारा में? रीति सिद्ध में। अगले आते रीति मुक्त। रीति काल में लिखे, रीति काल में रीति मुक्त काव्यधारा, रीति मुक्त काव्य में रीति काल में रीति मुक्त काव्यधारा एक विशिष्ट स्थान रखती है, एक विशिष्ट स्थान रखती है। रीति मुक्त काव्य में, रीति काल में रीति मुक्त काव्यधारा एक विशिष्ट स्थान रखती है। इस काव्यधारा के कवि भी दरबारी कवि, इस काव्यधारा के कवि भी दरबारी कवि। अब दरबार में हो तो करो उनकी बड़ाइयां, प्रशंसा, पर ये करने को तैयार नहीं है, कतई मना कर रहे हैं। रहेंगे दरबार में पर तुम्हारी प्रशंसा और ये सब रानियों के श्रृंगार की प्रशंसा हम नहीं करेंगे। हम कौन है? हम जो परिपाटी, जो रीति चली आ रही है, हम उससे मुक्त। कर लो तुम, हमारा क्या करोगे? ठीक है। इस काव्य धारा के कवि भी दरबारी कवि हैं, परंतु सॉरी, परंतु वे परिपाटी या रीति का पालन करने को तैयार नहीं है। परंतु वे रीति या परिपाटी का पालन करने को तैयार नहीं है।
दरबारी कवि हैं, परंतु ये अनुभूति को प्रामाणिकता, ये अनुभूति की प्रामाणिकता पर काव्य रचना करते हैं। ये अनुभूति की प्रामाणिकता पर काव्य रचना करते हैं, अर्थात अर्थात इनको अपने दायित्व का निर्वहन करना है। मतलब जो इन्हें उत्तरदायित्व कवि, अब जैसे यहाँ पर आप एक्स न्यूज चैनल, वाई न्यूज चैनल, जेड न्यूज चैनल, ये न्यूज चैनल क्या है? रीति काव्य तो कर रहे हैं, माने प्रशंसा। आप न्यूज चैनल को खोल के देखो, ये क्या है? अनुभूति होता है मुस्कान, जो चीज हम अनुभूत करते हैं। मान लिया मैं अभी कोल्ड की अनुभूति कर रही हूँ, क्यों मुझे होने वाला है, ठीक है। जो चीज हमें लगता है कि अब क्या है, जो हम अपने अनुभव से, जिसको हम अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं। अनुभव से कवियों का काम क्या है? कवियों का काम है साहित्य को दर्पण दिखाना, उसका कुछ सोल्यूशन निकालना। अब ये चल रहे हैं यहाँ पर न्यूज चैनल। न्यूज चैनल का काम क्या है? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। कर क्या रहा है? प्रशंसा। तो ये कह रहे हैं कवि कि भैया तुम रीतियों में जो बंधे हुए हो, तुम करो प्रशंसा, हमें नहीं करनी। रहेंगे दरबार में पर करेंगे नहीं। कौन सा था? एनडीटीवी, अब तो वो भी नहीं था। चलो खैर, तो दरबारी कवि हैं, अनुभूति को प्रामाणिकता देते हुए करेंगे, कह रहे जो दायित्व हमें दिया उसका निर्वहन करेंगे। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत लिखे इसमें, इसके अंतर्गत आलम, बोधा, ठाकुर, ये सब आलम, बोधा, ठाकुर, इसके अंतर्गत आलम, बोधा, ठाकुर आदि आदि कवि आते हैं। जबकि घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के, जबकि घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला लिखे, अगला नेक्स्ट, रीति इतर। रीति इतर काव्यधारा। रीति इतर समझ में आ रही है? ये काव्य धाराएं कैसे कैसे रचनाएं रची जाएंगी, बताना थोड़ा सा। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ये परंपराएं? समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जी बताएं। कभी कभी ऐसा लगता है क्लास ही बंद हो गई है।
जी लिख लिया। अच्छा समझ में आ रहा है, आ रहा है, ओके चलिए। रीति इतर का मतलब लिखिए। मैं खड़ी होती हूँ ना तो उधर एसी आ रहा है, एसी, इसलिए मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। ये इधर है ना विंडो। उपरोक्त तीनों परंपराओं से भिन्न। उपरोक्त यानी रीति मुक्त भी नहीं है, रीति सिद्ध भी नहीं है ना। लिखे उपरोक्त तीनों परंपराओं से अलग रीति इतर काव्यधारा उपरोक्त तीनों परंपराओं से अलग रीति इतर काव्यधारा जिसमें जिसमें एक धारा इसमें एक धारा दरबार से जुड़ी है, जिसमें एक धारा दरबार से जुड़ी है, परंतु 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 दरबार परंतु यह मुगल दरबार के विरुद्ध परंतु यह मुगल दरबार या मुगल शासन जो भी लिखो के विरुद्ध लड़ने वाले संघर्षशील राजाओं की काव्यधारा है। मतलब उनके लिए लिख रहे हैं, शिवाजी के लिए लिख रहे हैं। मुगल शासकों या मुगल दरबार के विरुद्ध लड़ने वाले संघर्षशील राजाओं की काव्यधारा है। अतः अतः दरबार से जुड़ने के बावजूद भी, अतः है दरबारी कवि ये भी, अतः दरबार से जुड़ने के बावजूद भी कविता के लक्षण दरबारी नहीं है। कविता के लक्षण दरबारी नहीं है। यह धारा वीर काव्य धारा, यह धारा वीर काव्य धारा कहलाती है, जिसमें भूषण प्रसिद्ध प्रमुख कवि हैं। भूषण है। इसकी एक अन्य धारा, रीति इतर की ही एक अन्य काव्य धारा भक्ति काव्य धारा के नाम से प्रचलित है। भक्ति काव्य धारा के नाम से प्रचलित है, जो भक्ति काल के साथ ही समाप्त, मैंने कहा ना पैरेलल चलती रहती है चीजें, जो भक्ति काल के साथ ही समाप्त हो गई थी, जो भक्ति काल के साथ ही समाप्त हो गई थी। ठीक है।
यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बताएं, यहां तक कोई दिक्कत? हमारा टारगेट है अगले 5 दिनों में, इस हफ्ते में, मतलब इस हफ्ते में रीतिकाल को खत्म करना टारगेट है, तो कर देंगे खत्म। चलिए कल शुरू करेंगे रीति काव्य में। मुस्कान हो ही गया ऑलमोस्ट, तबियत साथ नहीं दे रही भाई, ट्रैवल, अलग एनवायरनमेंट, सब चीजें मैटर करती है ना। शादी में रात को बिना स्वेटर के फैशन दिखाना सब मैटर करता है। नहीं तो इसलिए भाई तबियत है खराब, कल लेंगे क्लास, कोई बात नहीं, 1 से 3 लेंगे, अभी और कोई क्लास तो रख नहीं रही हूँ मैं। ओके, आज सुबह भी क्लास थी। ठीक, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ दिखाओ मनोरमा, तुम भी दिखाओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक के? नो, ओके चलो, तो कल करेंगे 1 बजे से 3 बजे तक। आप सभी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू जी।